नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी यानी कि बंधत्व के बारे में। इनफर्टिलिटी जिसे हम आज के समाज में निसंतानता, बांझपन, बंधत्व इन सब अलग अलग नामों से जानते हैं। ये इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी या इस बंधत्व के क्या कारण होते हैं? इनफर्टिलिटी बेसिकली मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ट्रीटमेंट आयुर्वेद में पूर्णतया संभव है। आयुर्वेद में इनके मैनेजमेंट को, इनके ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के द्वारा आप इनको जड़ से समाप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद के तरीके से क्या उपचार बताए गए हैं, क्या पंचकर्मा की पद्धतियां हम इस ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं और आईवीएफ या फिर लेप्रोस्कोपी पर जाने से पहले हमें आयुर्वेद क्यों अपनाना चाहिए, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनफर्टिलिटी यानी बंधत्व या निसंतानता क्या होता है। अगर कोई भी मैरिड कपल 1 साल तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या पेरेंटहुड की तरफ जा रहे हैं, फिर भी वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे कपल को हम इनफर्टिलिटी के दायरे में रखते हैं। ये इनफर्टिलिटी में मेल में जो बेसिक इश्यूज हैं उसमें आता है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया यानी शुक्राणुओं का बिल्कुल ही ना होना, ओलिगोस्पर्मिया यानी शुक्राणुओं का कम होना, टेरेटोजोस्पर्मिया शुक्राणु की मोटेलिटी यानी उसकी चलने की क्षमता उसका कम होना, एस्थेनोजोस्पर्मिया यानी मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली उस शुक्राणु का ठीक ना होना, किसी का हेड में कुछ डिफेक्ट है, किसी शुक्राणु के टेल में डिफेक्ट है, किसी का बॉडी डिफेक्ट है, तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल इश्यूज हैं ऐसा होना वो भी इनफर्टिलिटी के रीजंस में आता है। इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन होना, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो मेल इनफर्टिलिटी के रीजंस हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी में जो सबसे बड़ा रीजन देखा जाता है और जो मोस्ट कॉमन है, हम इग्नोर कर देते हैं, वो है रिकरेंट यूटीआई होना यानी बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होना। जब भी पुरुष और स्त्री संभोग करते हैं, हर बार स्त्री को बार बार वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है या बहुत सीवियर बर्निंग इश्यूज होते हैं। ऐसे केसेस में फीमेल्स में ट्यूबल ब्लॉकेज होना भी बहुत कॉमन पाया गया है। बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ट्यूब्स में स्वेलिंग हो जाती है और वो ट्यूब ब्लॉकेज होती है। अदर देन डैट किसी को भी अगर पहले ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री रही है, चाहे वो बचपन में ही क्यों ना रही हो, वो फीमेल्स भी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के प्रोन पाई गई हैं, तो उन्हें अपना ये टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। हाइड्रोसाल्पिंग्स यानी नलों में यानी ट्यूब्स में पानी का भर जाना, ये हाइड्रोसाल्पिंग्स का इन्फेक्शन जनरल वाइट डिस्चार्ज के इन्फेक्शन का रिजल्ट भी हो सकता है या फिर ट्यूबरक्लोसिस का रिजल्ट भी हो सकता है। हाइड्रोसाल्पिंग्स आज के समय में एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स में भी बहुत कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड्स में हम बहुत टाइम तक ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि वो हाइड्रोसाल्पिंग्स है या फिर पायोसाल्पिंग्स है या हिमेटोसाल्पिंग्स है। तो हाइड्रोसाल्पिंग्स इन केसेस में कॉमन है और आयुर्वेद के तरीके के द्वारा ये सक्सेसफुली ट्रीट हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस आज के इस एनवायरनमेंट में बहुत ही तेजी से उभर कर आ रहा है। आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि अम्लपित्त जो है वो बंधत्व यानी इनफर्टिलिटी का या बांझपन का बहुत बड़ा कारण है। तो एंडोमेट्रियोसिस में आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाती हैं, ब्लड कलेक्शन वाली सिस्ट बनती हैं, साथ ही आपके यूट्रस के आउटसाइड एरिया यानी पेल्विक एरिया में एंडोमेट्रियल टिश्यू डेवलप होने की वजह से मल्टीपल एडहेशंस ग्रो हो जाते हैं और वो सब एडहेशंस की वजह से या एग्स के ठीक से डेवलप ना होने की वजह से इनफर्टिलिटी का इशू आता है या ट्यूबल ब्लॉकेज तक हो सकता है। पीसीओएस या पीसीओडी जो कि रिजल्ट करता है इन प्री मैच्योर एनओव्यूलेटरी साइकिल में, यानी कि आपके जो फॉलिकल्स हैं, प्रीमेच्योर फॉलिकल्स जो हर मंथ ओवरी से रिलीज होते हैं, वो ग्रो नहीं करते और वो एक डोमिनेंट फॉलिकल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, या फिर कुछ पीसीओडी केसेस में वो एग ग्रो होते हैं पर वो टाइम पर रप्चर नहीं होते हैं, तो ये केसेस में कंसेप्शन मुश्किल होता है। और पीसीओडी जब लॉन्ग टर्म रहता है तो वो डिलेड मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाता है एंड इसकी वजह से आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो अच्छे से नहीं बनती है। लो एएमएच का प्रॉब्लम जो है वो भी बहुत तेजी से बढ़ता है और आयरनी ये है कि आज के समय में ये बहुत कम एज में ग्रो करना स्टार्ट हो गया है। तो आपने देखा होगा 30 की एज में, 32 की एज में एएमएच जो है वो बिलो 1 चला जाता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर और ये प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होता है, जिसमें कि हमारा दिनचर्या,
हमारी रात्रिचर्या एज वेल एज हमारी ऋतुचर्या, तीनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज के इस IT प्रोफेशनल में रात को 2-2 बजे तक जागना या फिर नाइट शिफ्ट्स करना, ये सब कॉमन इश्यूज हैं, ये कॉमन ऐसे एग्रीवेटर्स हैं इन डिजीज के लिए। सिमिलरली फाइब्रॉइड्स, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मोनल इंजेक्शन से या फिर स्टिमुलेशन की जो हम मेडिसिन लेते हैं या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से आम दोषा जो हमारे यूट्राइन एरिया में या यूट्रस के अराउंड कलेक्शन होता है, उससे फाइब्रॉइड्स जनरेट होते हैं। तो ये वो रीज़न है जो कि इनफर्टिलिटी या फिर निसंतानता को जन्म देते हैं। इनका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में पूर्णतया संभव है। आयुर्वेद में इनके मैनेजमेंट को, इनके ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के द्वारा आप इनको जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी किसी समस्या से जूझता है तो और वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो दे आर ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप लेप्रोस्कोपी करा लीजिए या फिर आप IVF करवा लीजिए। लेकिन ना तो लेप्रोस्कोपी उसका सॉल्यूशन देती है, ना ही IVF उसका सॉल्यूशन देता है। दोनों का सक्सेस रेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30% रहता है। बट जब आपको किसी भी डिजीज का मूल रूप से उसका जो है ट्रीटमेंट मिलता है तो हमें हमेशा उसी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो ओवरऑल बॉडी को रिकवर करने में भी मदद करता है। और साथ साथ अगर बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है तो फिर हमें किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं रह जाती है। आयुर्वेदा उसी प्रिंसिपल पर काम करता है और आशा आयुर्वेदा इन सब डिजीज के लिए बहुत ही सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर में ट्रीटमेंट करता है। तो आयुर्वेद में जो दिया गया ये ट्रीटमेंट है, ये आपको लेप्रोस्कोपी या IVF दोनों से ही बचाने की पूरी तरह से क्षमता रखता है। इसके लिए हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं, उत्तरवस्ती थेरेपी का प्रयोग करते हैं, प्लस जो हजारों वर्षों से हमारे आयुर्वेद में बताई गई औषधियां हैं उनका प्रयोग करते हैं, जो कि किसी के भी एग डेवलपमेंट के लिए, एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करने की कैपेसिटी रखता है। हाइड्रोसाल्पिंग्स में जो पानी रहता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, इनफैक्ट ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आयुर्वेद में जो दवाइयाँ और जो चीज़ें इतने वर्षों से बताई गई हैं उनका प्रयोग करके आप इन प्रॉब्लम्स को जड़ से रिजॉल्व कर सकते हो। मेल इनफर्टिलिटी के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी, क्योंकि पुरुष की जो ये समस्याएं हैं, एजोस्पर्मिया, स्टेनो, ओलिगो, टेरिटोजोस्पर्मिया, इनके लिए कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता है मेडिकल साइंस में। लेकिन आयुर्वेद में वाजीकरण अध्याय के दौरान पुरुष के लिए हर वो ट्रीटमेंट बताया गया है जो कि इन सब में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं। वाजीकरण अध्याय में शुक्र धातु के लिए जो भी इश्यूज हैं उसमें, वो चाहे जीरो स्पर्म से लेकर उसकी मॉर्फोलॉजी तक को रिजॉल्व करने वाले इश्यूज हैं या फिर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, हर चीज के लिए बेस्ट मेडिसिन का ट्रीटमेंट, मेडिसिन अवेलेबल हैं ऐसा बताया है। और उनमें भी हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट और उत्तरबस्ती थेरेपी देते हैं। तो इसलिए अगर बंधत्व से आपके आसपास में, आपके समाज में कोई भी जूझ रहा है तो आयुर्वेद ही उसका एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है और उसके लिए आप आयुर्वेद को ही अपनाएं। तो अब आपको निसंतानता या बांझपन या बंधत्व से या फिर इनफर्टिलिटी से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कारण जो भी है उसके सॉल्यूशन आपको आयुर्वेदा में जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।